हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो पे। और मैं नितिन आप सभी के लिए जो 11th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली एमसीक्यू की जहर सीरीज लेकर आया था। आज हम उसी का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसका नाम है कार्यपालिका और आप सभी देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, कार्यपालिका। देखिएगा अभी हमारा चैप्टर नंबर 5 और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, यहाँ पर हम गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनका मंत्री परिषद और जो स्थायी कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका है, उनको समझेंगे। क्लियर? चलिएगा देखते हैं अब हम चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और वो क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि जो सरकार का वह कौन सा अंग है जो कानूनों को लागू करने की शक्ति रखता है। याद करिए, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कि जो हमारे सरकार है उसके 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हमारे सरकार के? 3 स्तंभ। एक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसद। क्या बोलते हैं को हम? संसद। दूसरा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। क्या बोलते हैं उसे? कार्यपालिका। और तीसरा स्तंभ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? न्यायपालिका। तो आप सभी को पता है ना कि संसद का काम क्या होता है? कानून बनाना। संसद का काम क्या है भैया? कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या है? कि जो कानून तोड़ रहा है उसे तोड़ के रखना, यानी कि सजा देना। क्लियर? क्या देना इसका काम है? सजा देना। हालांकि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम न्यायपालिका को बहुत आराम से समझेंगे। क्लियर है? तो चलिएगा आप खुद बताइए कि इसमें से सरकार का वो कौन सा अंग है जो कानूनों को लागू करवाने की पावर रखता है। तो आपका आंसर होगा कार्यपालिका। विधायिका क्या करती है? संसद, यानी कि कानून बनाने का काम। न्यायपालिका करती है तोड़े, जो इंसान कानून को तोड़ता है उसे तोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे कह रहे हैं सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को कौन सी कार्यपालिका कहते हैं? क्या बोल रहा है कि सरकार और उसके मंत्रियों को, सरकार मतलब जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसे हम सरकार कहते हैं। क्लियर है? गवर्नमेंट कहते हैं। और गवर्नमेंट कितने स्तर होते हैं बताना भाई? 3 स्तर होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। ठीक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को कौन सी कार्यपालिका कहते हैं। तो बताना भैया कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक जिसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका और एक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थायी कार्यपालिका, जिनकी भर्ती यूपीएससी करवाती है और वो सेंट्रल लेवल के क्या है? गवर्नमेंट है, एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट जॉब करने वाले सेंट्रल लेवल के, वो क्या होते हैं? स्थायी कार्यपालिका। और जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और उनका मंत्री परिषद, बात समझ गए नहीं समझ गए? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट और अस्थायी कार्यपालिका। अच्छा मुझे बताओ इन्हें अस्थायी कार्यपालिका क्यों बोलते हैं? क्लियर? देखो, अस्थायी कहने का मतलब ये है कि ये लोग ना फिक्स नहीं है, सरकारें जो है ना वो आती जाती रहती हैं। और जो ये लोग होते हैं जो प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, इनका कार्यकाल, इनका जो आप कह सकते हो चुनाव, वो दोनों नहीं होता। और ये लोग अपनी जॉब, फिजिकल एग्जाम, इंटरव्यू इसके माध्यम से लेते हैं और ये अपनी रिटायरमेंट एज तक बने रहते हैं। जबकि ये लोग जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इनका एक कार्यकाल होता है। और आपको पता है इन सब का कार्यकाल कितना है? 5 साल। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि ये लोग स्थायी नहीं होते। अच्छा इनको बताओ क्या बोलते हैं? तटस्थ भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तटस्थ। तटस्थ लिख दिया मैंने, तटस्थ न्यायपालिका। तो सॉरी भाई, हमारी बात ही नहीं मानता है आजकल, बोर्ड हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा ही। चलिए क्या बोलते हैं इनको? तटस्थ न्यायपालिका। बात समझ गए? क्लियर है? स्थायी, तटस्थ बोलते हैं। इसको राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राजनीतिक कार्यपालिका। क्लियर है? बात समझ गए? क्या बोल रहा है कि सरकार के प्रधान उसके मंत्रियों को क्या बोलते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। देखो राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो आप बोलोगे नहीं, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि का से कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग क्या बोल रहा है? अमेरिका में कार्यकारी शक्तियां किसके पास है? भाई देखो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है ना, क्या होती है? जो गवर्नमेंट, किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। किसी देश में होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था। क्या होती है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था। किसी देश में होती है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और किसी देश में होता है अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था, जहां पर राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। क्लियर है? अच्छा बताओ कि ब्रिटेन के अंदर कैसी व्यवस्था है? अच्छा तो ब्रिटेन के अंदर संसद है, बिल्कुल है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर क्या अध्यक्ष है? तो आप बोलोगे ब्रिटेन के अंदर जो अध्यक्ष है ना भैया,
उसका इलेक्शन नहीं होता, यानी कि वहां पर आज भी आपको राजा और रानी का पद मिलेगा। तो ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र है। कैसा राजतंत्र है? संसदीय राजतंत्र। बात समझ गए? अच्छा, हमारे भारत में क्या है? हमारा भारत में अर्ध आदेशात्मक संसदीय लोकतंत्र है। और ब्रिटेन अमेरिका में क्या है? आदेशात्मक व्यवस्था। वहां पर राष्ट्रपति होता है और वो बहुत पावरफुल होता है। क्लियर है? तो अमेरिका में सारी कार्यकारी शक्तियां किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति। क्लियर है? अच्छा, बताओगे आप मुझे कि अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है और वो किसको हरा कर बने? सोचो, अभी रिसेंटली बने वो, ठीक जनवरी में मेरे ख्याल से उन्होंने शपथ ली है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और वो जोए बाइडेन को हरा दिए हैं और उन्होंने शपथ ली है। अच्छा, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब कभी दोबारा राष्ट्रपति बन पाएंगे? अब भी नहीं बन पाएंगे वो, क्योंकि अमेरिका में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? कि कोई भी राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार चुना जा सकता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? 4 साल के लिए। तो टोटल एक बार वो 4 साल के लिए बन चुके हैं, अब वो दोबारा 4 साल पूरे करने के बाद इसके बाद दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं खड़े हो सकते। ये वहां का प्रावधान है। ऐसा तो प्रावधान हमारे देश से भी होना चाहिए, बट हमारे देश के नेता है ना, किलस जाएंगे मेरे प्रावधान से। क्लियर? क्या कह रहे हैं? जापान में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो जापान में संसदीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? संसदीय। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? कमेंट में बताना जरा। रूस में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो रूस के अंदर जो है अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था है। अच्छा, आप ध्यान रखना, रूस के अंदर राष्ट्रपति पावरफुल होता है, बट रूस के अंदर प्रधानमंत्री भी होता है। क्लियर है? बट रूस में एक्चुअली पावर किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी है, बट हमारे देश में वास्तविक शक्तियां किसके पास है? तो आप लोग बताओगे कि हमारे देश के अंदर जो वास्तविक शक्तियां हैं वो है आपके प्रधानमंत्री के पास। और संवैधानिक रूप से देखोगे, कार्यकारी शक्तियां देखोगे, मतलब जैसे आप कहोगे ना, नाम मात्र की जो पावर है, मतलब सारा काम उन्हीं के नाम से होता है, लेकिन जो एक्चुअली में पावर है वो यूज करते हैं प्रधानमंत्री। जबकि संवैधानिक रूप से प्रमुख और पावरफुल कौन बनाए गए हैं? राष्ट्रपति। बट एक आर्टिकल है जिसको लेकर राष्ट्रपति भाई दिन रात सोचते होंगे कि काश मुझे सुपर पावर मिल जाती ना, तो ससुरा मेरे पास ऐसी रबड़ आ जाए ना कि मैं इस आर्टिकल को मिटा दूं। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74(1). इसमें कहा गया है कि हमारे देश के राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करने से पहले प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह लेनी होगी। हालांकि मंत्री परिषद वर्ड यूज किया गया, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री का होना स्वाभाविक है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करने से पहले किसकी सलाह लेनी होती है? मंत्री परिषद की। और ये किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 74(1) में लिखा हुआ है। क्लियर है बात? समझ गए? तो बड़े ही एनर्जी के साथ पढ़ते रहोगे। मेल एंड लोअर ये मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास में। तो इसका आंसर क्या था भाई? सी। भूख भी लग रही है भाई, घर जाके मोमोज खाऊंगा दब के 1 प्लेट। आदेशात्मक व्यवस्था में कौन राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? अभी देखो मैंने पढ़ाया ना, जिस देश में आदेशात्मक व्यवस्था होगी या तो उस देश में क्या होगा? पीएम होगा, या तो उस देश में राष्ट्रपति होगा। लेकिन जो भी होगा भाई साहब वो बड़ा पावरफुल होगा। चाहे अगर प्रधानमंत्री हो तो एक्चुअल में सारी पावर उसके पास होगी। आप समझ गए? और अगर वह राष्ट्रपति होगा तो वो भी बहुत पावरफुल होगा, एक्चुअल में उसके पास पावर होगी। समझ गए? तो आदेशात्मक व्यवस्था के अंदर जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। और आप और मैं एक दोनों साथ क्वेश्चन नंबर भी 7 चलिएगा, इसकी भी खाली देते हैं। क्या कह रहा है? वह कौन सी व्यवस्था है जिसमें भी सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली होता है? बताओ। अभी पीछे समझाया ना, क्या समझाया? कि भैया आदेशात्मक व्यवस्था के अंदर जो भी पद, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वो एक्चुअल में पावरफुल होगा और वहां एक ही पद होगा, उसे बोलते हैं आदेशात्मक व्यवस्था। जैसे मान लीजिए कोई फैमिली होती है, किसी फैमिली में पापा बहुत हैवी होते हैं, हैवी इन द सेंस मोटापे में हैवी नहीं, अब भारी भरकम नहीं, ऐसा नहीं है, भारी भरकम भी पापा होते हैं तो पतली सी मम्मी भी उनको चमका के रखती है, कभी कभी होता है ना। और ऐसा भी होता है कि भाई कमजोर से पापा है, भारी सी मम्मी है और पापा मम्मी को चमका के रखते हैं। तो बहुत सारे घरों में आप देखोगे जो गार्जियन होता है ना, वो या तो पिता होता है यानी कि पापा होते हैं या तो मम्मी होती है। बट बहुत से घर आप ऐसे भी देखोगे जिन घरों के अंदर क्या होता है, जिन घरों के अंदर आप देखोगे दोनों ही पावरफुल होते हैं। तो जिस घर में दोनों पावरफुल हैं तो वहां कैसी व्यवस्था आगे बताओ? अर्ध आदेशात्मक। कहीं मम्मी पापा को पीट रही है, कहीं पापा मम्मी को पीट रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों पावरफुल है, तो ये कैसी व्यवस्था होगी? अर्ध आदेशात्मक। दोनों के पास पावर है। और जिस देश में जिस घर में एक व्यक्ति पावरफुल है, मम्मी या पापा, आप समझ गए, तो वहां कैसी व्यवस्था है? आदेशात्मक। और जहां सारी फैमिली मिलकर फैसले करती है, बच्चे भी उसके अंदर घुस जाते हैं, तो उस घर में कैसी व्यवस्था हो गई? संसदीय। कि भैया घर में अगर उनको कोई भी चीज लेकर आनी है, सबसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है, तो वो कैसी हो गई? संसदीय। कोई सामान ले रहे हैं, मम्मी पापा की चल रही है, अर्ध आदेशात्मक। सिर्फ पापा की चल रही है, आदेशात्मक। क्लियर हुआ? क्लियर है? हालांकि मेरी बिल्कुल नहीं चलती मेरे घर में, बाकी सबके घर में सबकी चलती होगी, मेरे घर वाले मेरे को वैल्यू देते ही नहीं।
वैल्यू दे ना दे यार भाई, थोड़ी सुन तो लिया करें, खाने नहीं बनाते मेरी पसंद का। किस प्रकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, तो आप क्या बोलोगे भैया? अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था के अंदर। हालांकि संसदीय व्यवस्था के अंदर देखो, संसद में सरकार बनाते हैं और सरकार का प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग क्या बोल रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था में राष्ट्रपति राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है? मतलब अलंकारिक मतलब समझ लो, देखो यही तो मैटर है ऐसा, क्या बोलते हैं आपका ये सीबीएसई का, कि वो इतनी शुद्ध हिंदी मारेगी ना कि आपकी हिंदी भी आते आते हिंदी निकल जाएगी। क्लियर है? आपकी हिंदी निकाल देगा वो बिल्कुल ही। आपको लगता होगा ना हम तो हिंदी के विद्वान है, हमको क्या पढ़ना हिंदी भाई, और पेपर में हिंदी में नंबर कितने आ रहे हैं? 33। एक नंबर कटा हुआ तो फेल ही हो जाएगा तुम लोग। क्लियर है ना? तो कह रहे हैं किस प्रकार की व्यवस्था में राष्ट्रपति, अलंकारिक मतलब होता है नाम मात्र, अलंकारिक मतलब क्या होता है? नाम मात्र का मुखिया होता है। तो आप क्या बोलोगे? और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है, तो आप बोलोगे अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था में। किसमें होता है भैया ऐसा? अर्ध आदेशात्मक व्यवस्था के अंदर होता है। यहाँ पर मेन पावर किसके पास होती है? नहीं, इसको संसदीय करो, आप क्या करो? संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि वहां पर संसद के द्वारा सारे फैसले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रधान होता है? भैया अर्ध आदेशात्मक, वो प्रधान ही कहां से? उसका नाम भारत के अंदर ये सिस्टम है। हमारे भारत का राष्ट्रपति क्या है? औपचारिक प्रधान है। क्या है? औपचारिक। क्लियर है? सारा काम उन्हीं के नाम पे। कर कौन रहे? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसको मिल गई? औपचारिक रूप से। औपचारिक मतलब रियलिटी में किसको, मतलब औपचारिक रूप मतलब दिखाने के रूप में किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। बट उनका यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री। और मैंने आपको बताया था शुरू में, आर्टिकल कौन सा है? 74(1). समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? देखो मैं वैसे ही तेज पढ़ाता हूँ, 2x वगैरह की स्पीड मत करना आप लोग। क्लियर है? क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी हैं, तो थोड़ा सा हमें जल्दी नियर बाय आपको कराना पड़ेगा, फटाफट फटाफट। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, मैं आपके साथ। क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव कितनी अवधि के लिए होते हैं? तो आप बोलना भाई भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल के लिए होता है। हमारे देश में 4 साल के लिए किसी का चुनाव नहीं होता। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा का होता है। किसका होता है? राज्यसभा के मेंबर का चुनाव। राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 6। 7 बात के लिए कुछ नहीं होता भाई। ठीक, 5 के लिए होता है। इसके लिए 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, कह रहे भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु पूरी होनी चाहिए? तो भैया राष्ट्रपति की आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। क्या होनी चाहिए? 35। इस 25 साल की उम्र में आप राष्ट्रपति बना दोगे ना, लड़कियों के स्कूल के बाहर गेड़िया मारेगा राष्ट्रपति। नहीं, तो जमाएंगे, स्नैप पे स्टोरी डालेंगे राष्ट्रपति। इसीलिए ना देखो, जितने भी आप देखोगे ना बड़े पद है ना, वो एक एज में आके मिलते हैं ना, तो इंसान जो होता है ना, उसकी आकांक्षाएं खत्म हो जाती है, शो ऑफ की आदत खत्म हो जाती है। और एक आदत, एक एज होती है 20 से 25-30 साल की उम्र, जिसमें इंसान शो ऑफ करता है, गेड़ियां मारेगा। नहीं समझे? क्लियर है? स्नैप की स्टोरियां डालेगा, स्ट्रिक बनाएगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा। क्लियर है? और 35-36 शादी ब्याह हो जाता ना, उसके बाद तुम्हें क्या है यार, क्या स्टोरी डालूं, क्या बनाऊं, शादी हो गई मेरी, अब क्या करूं? स्टोरी डालूंगा, वो भी घर जाके पीट पाट देंगे मुझे। नहीं ना भाई? बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसे ही तो 35 वर्ष। 21 वर्ष बताओ, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन के चुनाव में खड़े होने के लिए कितनी चाहिए बताओ? 21 वर्ष। निगम पार्षद और पंचायत का मुखिया बनने के लिए 25 वर्ष किसी लिए चाहिए बताओ? विधानसभा और लोकसभा। भाई मेरी आवाज जाने वाली है, मेरे को लग रहा है। भगवान थोड़ी देर के लिए आवाज दे दो मुझे भाई साहब, बताइए। 30 वर्ष किसके लिए बताओ? राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए। कितनी आयु चाहिए होती है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति पूछेगा तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 35 वर्ष, और अगर गवर्नर पूछेगा तो भी क्या होता है? 35 वर्ष की आयु चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होगा? देखो बेसिकली ना 2 ही प्रणाली है। चुनाव की प्रणाली कितनी होती है? 2। हालांकि अगर आप मेरा चुनाव वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर क्लियर होगा। और भारत के अंदर 2 प्रकार की चुनाव प्रणाली फॉलो की जाती है। अब थोड़ा आराम आराम से पढ़ाऊंगा। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन 40 है और आपको फटाफट कराने हैं, आपके एग्जाम है। क्लियर है? ओ भाई साहब चकदे पकड़े कर देंगे एकदम ही, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम एग्जाम देके निकलोगे ना, तब तुम्हें मजा आएगा। भाई साहब सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं जो भैया ने पढ़ाए थे। नहीं तो आधे बच्चे तो देखो ऊपर देख रहे होते हैं, ये पंखा तेज चल रहा है, वो पंखा धीरे चल रहा है। क्लियर है ना? तो बाद में ना चुनाव 2 तरह के होते हैं। एक होता है FPPS प्रणाली और एक होता है समानुपातिक चुनाव प्रणाली। बात समझ गए? और समानुपातिक चुनाव प्रणाली में एक होता है एकल संक्रमणीय। क्या होता है? एकल संक्रमणीय। राष्ट्रपति का चुनाव मैं आपको पढ़ाऊंगा तसल्ली से, अगर वीडियो बनाऊंगा तो उसकी। और FPPS में होता है भाई जिसको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? वोट मिलेंगे, उस व्यक्ति को जीता मान लिया जाएगा। मान लीजिए 3 लोग चुनाव में खड़े हुए थे और 10 लोग वोट डाले थे, एक को मिले 4 वोट, एक को मिले 5 वोट, एक को मिले 1 वोट। कौन जीत गया?
5 वाला, क्योंकि इसको क्या मिले, एक ज्यादा 4 से। समानुपातिक चुनाव प्रणाली में आपको किसी को वोट नहीं देना होता, उसमें आपको अपनी पसंद लिखनी होती है। मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। मेरी पहली पसंद, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है और पहली पसंद ये है। ऐसे करके मतलब आपको ना प्रायोरिटी लिखनी होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे मोमोस मिल जाए, मोमोस नहीं तो छोले भटूरे मिल जाए, छोले भटूरे तो इडली डोसा मिल जाए, इडली डोसा नहीं तो थोड़ा पाव भाजी मिल जाए। यानी कि मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा, मोमोस को। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर मोमोस नहीं मिलेगा तो मुझे क्या मिल जाए, छोले भटूरे। सेकंड प्रायोरिटी क्या रखी मैंने, छोले भटूरे। वो नहीं मिले तो क्या मिल जाए, इडली। समझ गए? तो ये प्रायोरिटी लिखनी। तो वैसे ही राष्ट्रपति के इलेक्शन में ना आपको सबको वोट देना होता है कि मेरे पहली पसंद का राष्ट्रपति ये है, दूसरी का ये है और तीसरी का ये है। फिर गिनती होती है कि भैया किस राष्ट्रपति को लोगों ने सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी पे रखा। जैसे आज के टाइम पर लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, भाई तुम्हारी कोई प्रायोरिटी वैरायटी नहीं चाहिए, पढ़ाई करो। ऐसे भी समय गलत चल रहा है आजकल का। ये 7 दिन जो चल रहे हैं, बस कितने दिन रह गए, 4 दिन बचे हैं ना। हाँ 4 दिन बचे हैं, निपटाओ जल्दी 4 दिन। इतवार को एग्जाम वाले दिन तुम निपट लोगे। क्या बोल रहे हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से किया जाता है, संसद द्वारा, निर्वाचन प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इससे होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। और चुनाव के मेथड 2 होते हैं, एफपीएस और समानुपातिक चुनाव प्रणाली। क्लियर है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भैया मैं आपको ना एक बार तरीके के साथ कर रहा हूं। देखो, भारत के पहले राष्ट्रपति पूछेगा तो बोलना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था उनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बहुत बार इनका स्टेट पूछा गया, किस स्टेट से बिलोंग करते थे ये, बिहार से। किससे, बिहार से। हालांकि दूसरे वाले भी करते थे नीचे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, उनका नाम था जाकिर हुसैन। तीसरे कौन थे राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन। और ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या थे, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। बात समझ गए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके पद पे रहते हुई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1969 में। कब हो गई थी इनकी मृत्यु, 1969 में। क्लियर है मेरी बात, समझ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? और इसके बाद पूछे अब भी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो आप बोलना वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। क्या है, द्रौपदी मुर्मू। बड़ा ही क्या कहें भाई, बढ़िया नाम है यार। द्रौपदी जी के मुर्मू कहां से लगा दिया, समझ नहीं आता है। इनसे पहले कौन थे बताओ, सेकंड लास्ट, इनसे पहले कौन थे बताओ भाई, बताओ। इनसे पहले थे रामनाथ कोविंद। क्या थे इनसे पहले, रामनाथ कोविंद। कोविड मत लिख देना भाई, कोविंद। क्या था, कोविंद। और द्रौपदी मुर्मू क्या है अभी वर्तमान, और किस राज्य से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से। किससे बिलोंग करती हैं, उड़ीसा। तो थोड़ा ध्यान रखना, इनका ख्याल आपसे राज्य नहीं पूछेगा, बट हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कई बार वो राज्य पूछता है, मैं आपके नाम डाल देता, तो ध्यान रखना। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे जाकिर हुसैन। अच्छा, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। क्लियर है बात, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या होगा आपका, देखो ये तो दूसरे थे, ये तो पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देख रहे हो ऑप्शन कितना क्लोज मार रहा है। एकदम नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ऐसी पढ़ाई कर लो ना कि आपके फर्रे वर्रे सारे साइड और आपकी नॉलेज एक तरफ। मतलब मैं कह रहा हूं ना, आप पता है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ बैठो और आप जिसने मतलब अच्छे से पेपर की तैयारी करी हो बढ़िया से, उसके साथ बैठो और आपको जितने फर्रे लेने हैं उतने फर्रे लेकर बैठ जाओ और 3 घंटे के अंदर आप लोग पेपर करो ना, तो भाई आप फर्रे पे ना पेपर सिर्फ 25, 30, 50 पास होने लायक तो कर सकते हो फर्रे से, बट ना जो 100 नंबर का पेपर है, जो पूरा पेपर है, वो आप तभी कर पाओगे जब आपने ईमानदारी से और बिल्कुल ढंग से बेसिक से पढ़ा होगा। क्योंकि ना फर्रे में आप देख रहे हो, फिर डर रहे हो सर जी तो नहीं आ जाएगा, फिर लिख रहे हो अब सर जी तो नहीं देख रहा, सर जी तुमने देख लिया क्या, कि तुम्हारा एक क्वेश्चन करने में ना आधा घंटा चले जाएगा, एक क्वेश्चन करने में। ईमानदारी से करोगे ना भाई, समझ रहे, लिखे ही जाऊंगा, लिखे ही जाऊंगा, लिखे ही जाऊंगा, रुकूंगा ही नहीं यार, ले ले आज आमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का आमलेट बनाऊंगा, ऐसा वाला मैटर हो जाएगा। समझ गए? तो भाई पढ़ के जाओ, पेपर में फर्रे के भरोसे मत जाना। कह रहे हैं भारत में प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ, 1952 में। और फिर कब दोबारा कब हुआ, 57 में। तीसरे राष्ट्र पहला चुनाव राष्ट्रपति का 52 में, दूसरी बार 57 में, तीसरी बार 62 में हुआ। कब हुआ, 62 में। तो 62 में कौन चुने गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर तीसरे राष्ट्र फिर कब होगा, 67 में। और फिर 67 के अंदर कौन चुने गए, जाकिर हुसैन। और फिर कब होगा, फिर हुआ 1969 में। और इस टाइम पर पता राष्ट्रपति कौन बने देश के, उनका नाम था वीवी गिरी। क्या नाम था उनका, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी
कौन हुए देश के फोर्थ राष्ट्रपति? देख लो, फोर्थ राष्ट्रपति हैं, चौथे राष्ट्रपति हुए। क्लियर है? मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और इंग्लिश वो तो बहुत ही अच्छी है। इंग्लिश के दोस्त तुम पूछो ही मत, कोई मिल ले मुझसे इंग्लिश में, पहले ही हार जाता हूं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते? देखो, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, आप एक बार देखा ना, वीडियो मैंने पढ़ा भी रखा चुनाव वाले वाले में, ठीक है? नहीं देखी होगी तो भाई नोट भी मत हो, ज्यादा देख लो। राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है और विधानसभा ये राज्यों से आती है। कहां से आती है? राज्यों से। क्लियर है? कितने राज्यों की विधानसभा भाग लेती है? 31 राज्यों की। क्लियर है? राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर है? 245। ये सारे लोग भाग नहीं लेते, सिर्फ 233 लोग भाग लेते हैं जो मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? 12 लोग मनोनीत, ये भाग नहीं लेते। और पूरी की पूरी लोकसभा के 543 लोग भाग लेते हैं। क्लियर? ये भाग लेते हैं, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है। तो कहा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते। इन्हें नहीं वाला पूछा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी फॉर क्या होता है भाई? कैट। ठीक। और हमारी टोपी हिलती हुई, मैं पहाड़ी हो गया हूं गाइस, मैं उत्तराखंड सेटल होने वाला हूं कुछ दिनों में। इधर दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा निम्नलिखित में से किस स्थिति में करते हैं? देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया पहले वाली वीडियो में, अगर आप देख के आ जाओ तो देखो, बेसिकली राष्ट्रपति क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा किस स्थिति में की जा सकती है? देखो, 3 प्रकार के आपातकाल मैंने बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में, अगर आप देखोगे तो। क्लियर? पहला एक आर्टिकल होता है 352, एक आर्टिकल होता है 356 और एक आर्टिकल होता है 360। समझ गए? तो जो 352 है, अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाए या देश के अंदर अशांति हो जाए, क्या हो जाए? अशांति, और देश के अंदर दंगे वंगे शुरू हो गए, युद्ध हो गया, देश के अंदर सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध, या फिर किसी राज्य के अंदर सरकार चलाना मुश्किल हो जाए, वो राज्य की सरकार पागल हो जाए, आप से या फिर देश में क्या आ जाए? वित्तीय संकट। क्या आ जाए? वित्तीय संकट। तो इन 3 कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं? इमरजेंसी, आपातकाल। और आपातकाल लगाने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है, ध्यान रखना। पहला, युद्ध और भारी आक्रमण के समय, बिल्कुल ठीक है। राज्यों में संविधान के अंदर विफल हो, बिल्कुल ठीक है। वित्तीय संकट है, बिल्कुल। उपरोक्त सभी तीनों आपातकाल लिख दिए मैंने विद आर्टिकल। क्या लिख दिए? विद आर्टिकल। ये वाला आर्टिकल किसमें लिखा है? 52 में। ये वाला किसमें लिखा है? 56 में। ये वाला किसमें लिखा है? 60 में। क्लियर है? और भाग कौन सा है? संविधान के भाग 18 में। किसमें? भाग 18 में। क्लियर है? कैसे याद रखना? बंदा 18 साल का होता है, क्या लेता है? पागल होता है, पागल। ठीक। तो भाग 18 में वैसे ही फिर उसको संभालना पड़ता है, क्योंकि जो 18 से लेकर 25 साल की उम्र होती है ना, यही इंसान की जो कह सकते हो जिंदगी बनाने की उम्र होती है। यहीं पर इंसान को अपने आप को ढालना होता है, और जिस कदर आप अपने आप को ढालोगे फिर उसी कदर के आप बन जाओगे। बस कुछ भी करो यार, नशा मत करना बस, ठीक है? रिक्शा चलाओ, सब्जी बेचो, बस नशा मत करो। क्लियर है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? देखो, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मैं बताऊं, हमारे संविधान के अंदर जो भाग 5 है, क्या है? संविधान के अंदर भाग 5, ठीक है? संविधान के अंदर भाग 5, मेरी राइटिंग एडजस्ट करना, बहुत अच्छी राइटिंग है, ऐसा थोड़ा बोलो गलती गलत राइटिंग लिखा है। संविधान भाग में कितने? 5 भाग में कितने आर्टिकल है? बोलना भैया। आर्टिकल 52 से लेकर 151 सबसे बड़ा भाग है हमारे संविधान का। कौन सा? 5वां भाग। और 52 आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक किसके बारे में लिखा है? राष्ट्रपति के बारे में लिखा है। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है? आर्टिकल 52 में लिखा है राष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 53 में लिखा है राष्ट्रपति के कार्यपालिका का प्रमुख होगा, इसके बारे में लिखा है, ठीक है? और आर्टिकल 54 में लिखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो आर्टिकल 54 कहां दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है? ये रहा। अनुच्छेद 54 में किसका जिक्र है? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाओगे? भैया मैंने बताया आपको, राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगता है महाभियोग। क्या लगता है भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए? महाभियोग लगता है। क्या लगता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए? महाभियोग। महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताना भाई। इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। और आप बिना इम्पीचमेंट के राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते। और इम्पीचमेंट लगाने की विधि क्या है? कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से आप उसे पास करो, और जब दोनों ही सदनों से पास कर देंगे तब जाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा, वरना उससे पहले चिल्लत मत करना, परेशान कर देंगे आपको राष्ट्रपति। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होता है 2/3 बहुमत से। अभी तो समझाया किससे पास होता है? 2/3 बहुमत। महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए 2/3 सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? 2/3 सदस्यों के द्वारा। देखो क्वेश्चन सेम। तीनों सेनाओं का सेनापति, देखो हमारे देश में 3 प्रकार की सेना है। देखो, थल सेना, वायु सेना और सेना, थल सेना, वायु सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी।
समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है भाई साहब? मुझे सबसे मस्त जो लगती है ना वो एयरफोर्स लगती है। बात समझ गए? आपको भी लगती होगी, मेरे तीनों ही बढ़िया लगते हैं, बट एयरफोर्स में बुला ले यार मुझे, ऐसा तो जा नहीं पाऊंगा मैं। पेपर पास करना पड़ेगा यार, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उनके स्थान पर कौन आता है? भैया उपराष्ट्रपति। बनाया ही क्यों है इनको? क्लियर? अच्छा, उपराष्ट्रपति जो है वो कौन सी भूमिका निभाते हैं सभापति की? जब तक वो राष्ट्रपति नहीं होते तब तक वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। किसके? राज्यसभा के। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, लॉजिकली बात सोचो थोड़ा, अच्छे लेवल में पढ़ते हैं ना थोड़ा सा। क्लियर है? मैं देखता हूँ आपकी नॉलेज कितनी तगड़ी है ना? अब मुझे एक बात बताना, हमारे देश में ना एक बार ऐसा हुआ, मैं बताता हूं आपको। ये बात थी 1969 की, बात समझ गए? 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। बात समझ गए? तो वीवी गिरी जाकर क्या बन गए? राष्ट्रपति, क्योंकि मृत्यु किसकी हुई थी? जाकिर हुसैन की। तो उनका इलेक्शन हो गया था और वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से क्या दिया? इस्तीफा। तो राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो भैया अब ऐसी कंडीशन में हमारे देश में राष्ट्रपति कौन रहेगा? तब संविधान कहता है कि जब राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो उपराष्ट्रपति आएगा, और अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन आता है? तब आते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, सीजेआई। अब मुझे बताना कौन थे वो सीजेआई जिन्होंने इस कंडीशन में हमारे राष्ट्रपति के पद को संभाला था। और जो बच्चा कमेंट में इसका सही आंसर लिखेगा उसको मेरी तरफ से 101 रुपए का नगद इनाम मिलेगा। नगद इनाम लेके जाना है यहां से। राष्ट्रपति के रिक्त पद पर उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए आ सकते हैं? तो भैया देखो 6 महीने के लिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना बहुत जरूरी है और वो सीट आप 6 महीने के अंदर भर दो। हालांकि जल्दी भर दी जाती है बट मैक्सिमम एज कितनी है? 6 महीने। महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कितने दिन पहले राष्ट्रपति को घोषणा देनी होगी? देखो मान लीजिए लोकसभा में आप राष्ट्रपति के खिलाफ ले आए प्रस्ताव, आप उन्हें हटाने की पूरी तैयारी कर रहे हो और राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव ले आए, फिर जब उसे राज्यसभा के अंदर भेजोगे ना यहाँ से पास करके, 14 दिन पहले आपको बता देना होगा किसको? राष्ट्रपति को, कि देखो भाई आपके खिलाफ हमने क्या कर दिया है? हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। समझ गए? अब आप जाकर वहां पर अपनी सफाई बेगुनाही के सबूत पेश कर दीजिए माय लॉर्ड, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। कह रहे भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अध्यादेश क्या होता है? इसे ऑर्डिनेंस बोलते हैं इंग्लिश में, शायद मेरे साथ हो सकता है आवाज बैठ रही है तो एडजस्ट करना। ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ऑर्डी नहीं भाई, ऑर्डिनेंस। ठीक है? अध्यादेश देखो एक्चुअली में आप सभी जानते हो जो हमारी संसद है उसके साल में 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला सत्र होता है बजट, दूसरा सत्र होता है मानसून और तीसरा सत्र होता है उसे बोलते हैं शीतकालीन सत्र। तो जब संसद लगी होती है तो कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद। लेकिन जब संसद नहीं लगी होती बीच के समय में, तो संसद में अगर कोई कानून बनाना है तो ऐसे में कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर है? और इसी कानून को जो संसद द्वारा नहीं सीधा राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है उसको बोलते हैं अध्यादेश। क्लियर है? कौन बना सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसे बाद में जब संसद लगेगी ना तो पास कराना होता है, नहीं तो फिर इसे वापस से रद्द कर दिया जाता है। राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता अगर मान लो हमारे देश में राष्ट्रपति को कोई भी सलाह चाहिए किसी भी कानूनी मुद्दे पर या किसी भी चीज पर सलाह चाहिए, किसको? देश के राष्ट्रपति को। तो वो किससे सलाह मांगते हैं? हमारे देश के विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। वैसे राष्ट्रपति का ना प्रमुख सलाहकार सीजीआई होता है, बट भैया अगर यहाँ पर वो वर्ड नहीं है ना तो आप प्रधानमंत्री मानो, हमारो प्रधानमंत्री, वैसे सीजीआई होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मंत्रित कर सकते हैं? मैंने पढ़ाया 12। कितने? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? अभी तो समझा कर आया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में संसद के दोनों सदस्य, देखो राष्ट्रपति में तो भैया लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और विधानसभा, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में पूरी लोकसभा भाग लेती है और पूरी राज्यसभा भाग लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस हम 9 क्वेश्चन बचे हैं और पूरे क्वेश्चन खत्म करके जाओगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है? क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में? 31वां क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन बचे हैं, 40 थे इसके अंदर सारे क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय के लिए किया जाता है? उपराष्ट्रपति भाई 5 साल के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति की तरह। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? मैंने भी पढ़ाया था ना कि जो उपराष्ट्रपति है वो ही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। क्लियर है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की कितनी आयु होनी चाहिए? भैया भाई जो राष्ट्रपति है ना उन्हीं की आयु जितनी उपराष्ट्रपति की भी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आप बताना कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किया जाता है संसद
उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन द्वारा। हाँ, दोनों सदन चुनते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति को उसकी निश्चित अवधि से पहले हटाने का अधिकार किसे है? वही संसद को है, महाभियोग के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैं फटाफट करा रहा हूं। क्लियर है? आप सब लोग को मैंने समझा दिया है और आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, रिवीजन करते रहना सारी। ठीक है? एमसीक्यू तो मैं कराई दी आपको, और उसके बाद देखूंगा मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा पीवाईक्यू वाले। 4 या 5 क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व जरूर कराऊंगा। ठीक है? तो इन्हें सॉल्व करते रहना। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करा रहा हूं मैं इनको। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के रिक्त पद होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आएगा? अभी देखो मैंने अभी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है। कौन आएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है राज्यसभा में। की जा सकती है राज्यसभा। ध्यान रखना, जब राष्ट्रपति को हटाना हो ना तो महाभियोग आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा लाओ पहले। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाना है तो महाभियोग पहले, सबसे पहले कहां आएगा? राज्यसभा के अंदर। क्लियर है बात? ठोको, दबा के ठोक दो लाइक शेयर। संसद द्वारा पास किए गए विधेयक को किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? भाई राष्ट्रपति की। बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी चीज क्या नहीं बन सकती? कानून नहीं बन सकती। उससे पहले वो क्या ही रहेगी? विधेयक। तो कोई विधेयक कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है बताओ जरा? मंत्री परिषद की सलाह पे, और पुराने वाले सीजीआई की सलाह पे। राष्ट्रपति पद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाई 52 अनुच्छेद। राष्ट्रपति पद की व्याख्या भाई 52 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 52, आर्टिकल 52 में है। ये सब गलत लिखे हैं, फर्जी है सब, यानी क्वेश्चन गलत निकला। और इसी के साथ आपका ये खत्म होता है। मैं नितिन आप सभी को जो 40 क्वेश्चन हमने किए बहुत पेशेंस के साथ। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं और वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी न्याय